हम यहाँ पे पढ़ेंगे मुस्लिम लीग के बारे में। अब देखिए जो ये मुस्लिम लीग है इसमें आपको सेशन नहीं पढ़ने, इसमें सिर्फ आपको इसका इतिहास पढ़ना है, ये क्यों बनी थी, किस कारण बनी थी, बनने के बाद इसने क्या किया, कैसे कैसे पाकिस्तान बना, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस मुस्लिम लीग को पढ़ना। तो देखिए जो मुस्लिम लीग है इसका बनने का कारण पढ़ना पड़ेगा हमें, ये क्यों बनी थी। तो देखिए इससे पहले आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन। तो देखिए बंगाल विभाजन, तो मैं आपको बता दूं जो ये बंगाल विभाजन था ये किसने किया था, ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। इसीलिए लॉर्ड कर्जन को भारत का बदनाम वायसराय कहा जाता है, जो 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय बन के आए थे। इन्होंने आते ही क्या किया, इन्होंने आते ही 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी, बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। तो याद रखेंगे घोषणा 20 जुलाई को हुई थी, बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। अब इसमें हुआ क्या था बंगाल के विभाजन की घोषणा में, तो देखिए बंगाल को दो भागों में बांटा जाना था, बंगाल को दो भागों में बांटा जाना था। एक भाग का नाम था हिंदू बाहुल क्षेत्र, एक भाग का नाम था हिंदू बाहुल क्षेत्र, जो हिंदुओं का क्षेत्र था या हिंदू ज्यादा थे। इसको इसने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया पश्चिम बंगाल, इसको नाम दे दिया इसने पश्चिमी बंगाल। तो इसने एक हिस्सा बांट दिया पश्चिम बंगाल हिंदुओं का, और इसने दूसरा था जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, दूसरा था मुस्लिम बाहुल क्षेत्र। और ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र का नाम इसने क्या रख दिया, पूर्वी बंगाल। यानी कि इसने हमारे बंगाल को धर्म के आधार पर बांट दिया, हिंदू बाहुल क्षेत्र और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र। अब देखिए इसने क्या किया, जो अंग्रेज थे वो क्या चाहते थे, अंग्रेज ही चाहते थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो राज करो की नीति। जब लॉर्ड कर्जन भारत आया था तो इसने आके पूरे के पूरे भारत की ये दशा देखी थी, क्या भारत में इस समय बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधि होती थी, और सारी की सारी जो क्रांतिकारी गतिविधि थी वो ऑपरेट कहां से होती थी, बंगाल से होती थी। यानी बंगाल उस समय में अपने आप में एक बड़ी शक्ति थी। अब लॉर्ड कर्जन ने ये सोचा क्यों ना बंगाल को धर्म के आधार पे तोड़ दिया जाए, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम की एकता टूटेगी तो ये लंबे समय तक क्रांति नहीं कर पाएंगे और भारत को आजाद नहीं करवा पाएंगे। तो इसने घोषणा कर दी। तो घोषणा करते ही हम भारतीयों को बुरा लगा और हमने क्या किया, इसकी घोषणा होते ही अगस्त 1905 में हमने स्वदेशी आंदोलन चला दिया। हमारे हाथ में और तो कुछ नहीं था, हमने स्वदेशी आंदोलन चला दिया। इसका भी एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए जब चाइना ने हमारी आर्मी पे अटैक किया तो हमारी सरकार ने चाइना को तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बदले में क्या किया, चाइनीज सामान के लिए स्वदेशी आंदोलन चला दिया। जैसे चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, देश का ही खरीदेंगे। ऐसे ही अंग्रेजों के साथ हुआ। अंग्रेजों ने जब ये बंगाल को विभाजन करने की घोषणा की तो भारतीयों का वो कहीं तो जोर चला नहीं, तो यहाँ पे क्या कहा, स्वदेशी आंदोलन। यानी कि स्वदेशी का मतलब है आज के बाद हम अंग्रेजों से कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे, हाथ से बनी हुई इंडिया की जो वस्तुएं हैं उन्हीं का यूटिलाइज करेंगे। अब देखिए बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, कई बार आपसे इसकी डेट पूछ ली जाती है, तो आप याद रखोगे 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। तो आप याद रखोगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। अब बंगाल विभाजन लागू हो चुका है, हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया गया है। अब जैसे ही मुस्लिम अलग हुए तो मुस्लिमों को ये लगने लगा, अब तक तो ये एक पार्टी में थे, कांग्रेस के अंदर थे, अब इनको ये लगने लगा कि अब जो ये कांग्रेस है ये सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, क्यों ना हमें मुस्लिमों के लिए अलग पार्टी बना लेनी चाहिए। और ऐसा ही चाहते थे लॉर्ड कर्जन यानी कि अंग्रेज, यानी भारतीयों में फूट पड़ चुकी थी और कांग्रेस से अलग होकर मुस्लिम लीग बनने के कगार पे थी। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बात है 1906 की, तो बात है हम पढ़ते हैं, बात है 1906 की। तो 1906 के अंदर क्या हुआ, 1906 को ढाका के नवाब, बात है 1906 की 30 दिसंबर की, तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब, ढाका के नवाब थे जिनका नाम था सलीम उल्लाह खान, जिनका नाम था
सलीम उल्लाह खां, वह इनका साथ दिया था आगा खान ने, वह इनका साथ दिया था आगा खान ने। आगा खान ने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। इन्होंने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। इन दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। तो आपसे पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने मिलकर ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। अब मुस्लिमों की अलग पार्टी बन चुकी है, क्योंकि आप पढ़ते हो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। अब जैसे ही मुस्लिम लीग की अलग पार्टी बनी, अंग्रेज तो इसी वेट में बैठे थे कैसे मुस्लिम अलग हों और कैसे फूट पड़े। अब अंग्रेजों ने और फूट डालने के लिए एक एक्ट पारित कर दिया। बोला तो अंग्रेजों ने ये कि हम भारतीयों का या बंगाल का विकास करेंगे, क्योंकि अगर ये अलग अलग होंगे हिंदू मुस्लिम तो हम अच्छे से विकास कर पाएंगे। तो इन्होंने सुधार के नाम पे एक एक्ट लेके आए और भारत का सर्वनाश किया, यानी और हिंदू और मुस्लिमों को अलग किया। तो हम पढ़ते हैं एक एक्ट पारित होके आया, जिस एक्ट का नाम था 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट सुधार अधिनियम। देखिए जो ये मार्ले थे, ये मार्ले कौन थे, ये मैं पॉलिटी में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जो मार्ले थे ये इस समय भारत के राज्य सचिव थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे ये भारत के उस समय वायसराय थे। अब 1909 का जो ये मार्ले मिंटो एक्ट आया था, इसने काम क्या किया था, तो मैं आपको बता दूं, इसको महात्मा गांधी ने भारत का सर्वनाश एक्ट भी कहा था। इसमें काम क्या हुआ था, तो ध्यान दें, इस एक्ट में काम ये हुआ था, भारत में पहली बार, इस एक्ट में भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। सांप्रदायिक विशेष कम्युनिटी के लिए वोट इलेक्शन, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रारंभ हुआ था। तो याद रखेंगे भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कब हुई, 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट से। इसका मतलब ये है किसी विशेष कम्युनिटी के लिए वोट इलेक्शन, और वो विशेष कम्युनिटी कौन सी थी, मुस्लिम थी। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है भारत में पृथक वोट डालने का अधिकार सबसे पहले किसे दिया गया, ये सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार किसे दिया गया, तो भारत में पृथक वोट डालने का अधिकार, सेपरेट वोट सिस्टम, पृथक वोट डालने का जो अधिकार था, पृथक वोट डालने का जो अधिकार था, ये दिया गया मुस्लिम लीग को, ये दिया गया मुस्लिमों को। तो देखिए मुस्लिमों को पृथक वोट डालने का अधिकार दिया गया। पहली बार संप्रदाय वो कम्युनिटी मुस्लिम थी, वो संप्रदाय मुस्लिम था। अब ये पृथक वोट क्या होता है, ये भी गौर से सुन लीजिए। तो देखिए मुस्लिमों को क्या किया गया, हर एक मुस्लिम को 2 वोट डालने का अधिकार दे दिया, यानी भारत का हर एक मुस्लिम 2 वोट डालेगा। एक वोट तो उसका डायरेक्टली जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा मुस्लिम पार्टी का उसी को चला जाएगा, और दूसरा वोट वो अपने अंतर्मनसी किसी को दे सकता है। तो हर एक मुस्लिम के दोनों वोट लगभग मुस्लिम कैंडिडेट को ही जाते थे, जिससे बढ़ावा मिला मुस्लिम लीग को। और इसी एक्ट को महात्मा गांधी ने भारत का सर्वनाश एक्ट कहा था। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी ने इस एक्ट को भारत का सर्वनाश एक्ट कहा था। इस एक्ट को भारत का सर्वनाश एक्ट, ये कोई सुधार नहीं था बल्कि भारत का सर्वनाश एक्ट था, जिसमें हिंदू मुस्लिमों को अलग कर दिया गया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1911 की, 1911 में दिल्ली दरबार लगा। देखिए जब हम भारतीयों ने इसका विरोध किया तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा। इस दिल्ली दरबार में क्या किया गया, इस दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे कौन कौन, तो हम पढ़ते हैं दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, इस दिल्ली दरबार में आए इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम, और इनके साथ आई थी मैडम मैरी, इनके साथ आई थी मैडम मैरी। तो हम पढ़ते हैं इनके साथ आई थी मैडम मैरी। इस दिल्ली दरबार में जो मुख्य अतिथि थे वे इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी। इन दिल्ली के दरबार की जो अध्यक्षता थी, इस दिल्ली के दरबार की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने, जो भारत के उस समय वायसराय थे।
लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस दिल्ली दरबार में कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे, वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। वो देखिए, इस दिल्ली दरबार में पहला जो इंपॉर्टेंट काम था वो ये किया गया था, जो बंगाल का विभाजन है, जो बंगाल का विभाजन है, इस बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द, अब देखिए आप ये कहोगे सर पहले तो बंगाल का विभाजन किया फिर इसे रद्द कर दिया, तो अंग्रेज इतने चतुर थे, उन्होंने बंगाल का विभाजन तो रद्द कर दिया लेकिन बंगाल को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। यानी पहले तो धर्म के आधार पे थी लेकिन अब इन्होंने प्रांत के आधार पे अलग कर दिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम ही इन्होंने क्या किया था, तो हम पढ़ते हैं, इन्होंने बंगाल विभाजन को तो रद्द किया लेकिन इन्होंने इंपॉर्टेंट काम दूसरा ये किया, बंगाल से उड़ीसा व बिहार को अलग कर दिया। बंगाल से उड़ीसा व बिहार को अलग राज्य बना दिया। उड़ीसा में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया, ये इन्होंने दूसरा इंपॉर्टेंट काम किया था। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम भी इन्होंने एक अच्छा इंपॉर्टेंट काम किया, क्योंकि बंगाल का विभाजन इन्होंने इसलिए किया था ताकि बंगाल से क्रांतिकारी गतिविधि न हो, और उस समय बंगाल का कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करता था। इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि कम करने के लिए बंगाल से भारत की राजधानी को उठा लिया और उत्तर भारत के दिल्ली में ले आए। तो नंबर तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम किया था इन्होंने, तो तीसरा इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने भारत की राजधानी को, तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम था वो क्या था, भारत की राजधानी, भारत की जो कैपिटल है, भारत की राजधानी दिल्ली करने की घोषणा की, दिल्ली करने की घोषणा की। तो इन्होंने भारत की वो जो राजधानी थी वो दिल्ली करने की घोषणा की। तो हम पढ़ते हैं, जो भारत की राजधानी थी वो दिल्ली करने की घोषणा की 1911 में। और भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, तो याद रखोगे 1912 में राजधानी बनी थी। 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में ये राजधानी बनी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के शब्द के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे 1930 में, बात है 1930 की, 1930 में पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने का जो सुझाव था, आपसे पूछा जाएगा 1930 में पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने का सुझाव, पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने का सुझाव, बनाने का आइडिया किसने दिया था, अलग राष्ट्र बनाने का सुझाव किसने दिया था। तो आप याद रखोगे पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने का सुझाव मोहम्मद इकबाल ने दिया था। पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने का जो सुझाव था वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। तो ये आप याद रखोगे। अब मोहम्मद इकबाल कौन थे, तो आपने जरूर सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने। और इसी ने पाकिस्तान को अलग करने की सबसे बारे में सुझाव दिया था, आइडिया दिया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं, आपसे पूछा जाता है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो याद रखेंगे 1933 में चौधरी रहमत अली ने, 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। तो हम पढ़ते हैं पाकिस्तान शब्द दिया था, ये पाकिस्तान शब्द बनाया था, शब्द दिया था। अब इस पाकिस्तान शब्द से क्या बनाया था, उन्होंने क्या डिमांड की थी, तो उन्होंने डिमांड की थी हमें पंजाब चाहिए, उन्होंने डिमांड की हमें पंजाब भी चाहिए, उन्होंने डिमांड की हमें कश्मीर चाहिए, उन्होंने डिमांड की हमें कश्मीर चाहिए, उन्होंने डिमांड की हमें सिंध चाहिए, और उन्होंने डिमांड की हमें बलूचिस्तान चाहिए। यानी उन्होंने इन 4 प्रांतों की डिमांड की थी। तो आप याद रखोगे पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। अब देखिए इन्होंने डिमांड की, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ पंजाब भी इन्होंने ले लिया। यानी आज इंडिया के पास पंजाब है तो आज पाकिस्तान के पास भी पंजाब है जहाँ पे लाहौर है। कश्मीर भी इन्होंने हड़प लिया कुछ, सिंध का सारा पार्ट इनको मिला, और बलूचिस्तान में सारा का सारा पाकिस्तान को मिला था। तो ये पाकिस्तान शब्द 1933 में चौधरी रहमत अली ने दिया था। इन 4 प्रांतों की डिमांड करके ये शब्द दिया गया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1940 में पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने का
या अलग राष्ट्र बनाने की मांग किसने की? वो सुझाव था, आइडिया। ये अलग राष्ट्र बनाने की मांग है, ये अलग राष्ट्र बनाने की मांग है। और ये मांग किस अधिवेशन में और किसने की? तो ये मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। और ये कब की थी? 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ये मांग की थी, लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो ये आप याद रखोगे इसी में। अब देखिए, इसके बाद हम मुस्लिम लीग के बिल्कुल लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ते हैं। तो मुस्लिम लीग से संबंधित कुछ दिवस हैं, तो आप याद रखोगे मुस्लिम लीग से संबंधित दिवस। मुस्लिम लीग से संबंधित दिवस, मुस्लिम लीग से संबंधित दिवस। तो मुस्लिम लीग से कुछ संबंधित दिवस हैं, वो देखिए गौर से। तो मुस्लिम लीग से संबंधित दिवस में सबसे पहले लिखोगे आप नंबर 1 पे मुक्ति दिवस। सबसे पहला दिवस है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस क्या है? तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को बनाया जाता है इनके द्वारा। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग बनाती है। दूसरा क्या है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दूसरा है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और ये कब बनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1946 को। 16 अक्टूबर 1946 को। तो अक्टूबर की वजह इसको अगस्त करेंगे। 16 अगस्त 1946 को बनाया जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अब देखिए, जो ये 2 दिवस बनाए गए हैं, इन दोनों दिवस का मतलब क्या है आप यही सुन लीजिए गौर से। इनकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी, बस गौर से सुन लीजिए। तो मैं आपको बता दूं मुक्ति दिवस क्या है। तो बात है 1937 की। 1937 में भारत में 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिनमें 8 प्रांतों के चुनाव कांग्रेस ने जीत लिए, मुस्लिम लीग हार गई वहां पे। उसके बाद आपको पता है 1939 के बाद 2 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। और अंग्रेजों ने क्या किया? भारत से बिना पूछे, कांग्रेस से बिना पूछे, कांग्रेस की ही सरकार थी 7-8 प्रांतों में, उन्होंने भारतीय सैनिकों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। कांग्रेस को बुरा लगा और अंग्रेजों ने क्या किया? इंटरनेशनल लेवल पे भारत को जर्मनी का दुश्मन भी घोषित कर दिया। तो कांग्रेस को बुरा लगा, कांग्रेस ने क्या किया? उसका जोर और कहीं तो चला नहीं। कांग्रेस ने जो 8 सीटों पे चुनाव जीते थे, उनसे इस्तीफा दे दिया। उनसे इस्तीफा देते ही आपको पता है मुस्लिम लीग तो हारी हुई थी, तो मुस्लिम लीग के लिए वो मुक्ति दिवस के रूप में काम किया। तो मुस्लिम लीग ने वो मुक्ति दिवस बनाया। इसके बाद है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। ये भी सुन लीजिए। तो देखिए, जब भारत आजादी के नीरबाई पहुंचा तो पहली डिमांड ये आई या पहले स्टेटमेंट ये आई, भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र बनाए जाएंगे। लेकिन बाद में इंग्लैंड से एक एप्लीकेशन, एक पत्र, एक लेटर, एक फरमान आया जिसमें ये लिखा था अब भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र नहीं बल्कि एक ही राष्ट्र बनेगा, हिंदुस्तान ही रहेगा। और उसकी अंतरिम सरकार के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंग्लैंड में भी बुला लिया। अब पाकिस्तान की मांग कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो पाकिस्तान के मंत्री बनना चाहते थे, गवर्नर बनना चाहते थे, वो पावर लेना चाहते थे। तो यहाँ पे जब उनको पता चला पाकिस्तान तो बनाया ही नहीं और अंतरिम सरकार में भी उनको नहीं बुलाया, वहां भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुला लिया। तो उनको बुरा लगा, उन्होंने क्या किया? भारत के सभी मुस्लिमों को इकट्ठा किया, भारत के सभी मुस्लिमों से आह्वान किया और ये कहा अब सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, अब अंग्रेज हमारी बात नहीं सुनेंगे, अब हमें खुद ही अपना देश बनाना पड़ेगा। यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के मुस्लिमों से आह्वान किया क्या आप 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे बनाइए, यानी हमें एक अहिंसा दिवस बनाना पड़ेगा, हमें हिंसात्मक होना पड़ेगा, हिंसात्मक कार्यवाही के लिए आह्वान किया। यानी उन्होंने कहा क्या ये जो आए उसे मार दीजिए, जो सार्वजनिक संपत्ति उसे जला दीजिए, हम लड़के ही पाकिस्तान बनाएंगे। तो 16 अगस्त 1940 को यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ जिसमें हिंदू मुस्लिम का खून खराबा हुआ। और इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित एरिया था वो बंगाल का नोआरखली गांव था। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया बंगाल का नोआरखली गांव था, जहां पे सोहरावर्दी और महात्मा गांधी इसको रुकवाने के लिए पहुंचे थे, इस अहिंसा को। तो ये थी आप लोगों की मुस्लिम लीग से रिलेटेड सारी की सारी बातें। तो देखिए हमने इस क्लास में पढ़ लिया। चलो मैं लिख भी देता हूँ एक ये लाइन तो आप याद रखेंगे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से भारत
भारत का नोआरखली, भारत का नोआरखली गांव जो कि कहां पर है, बंगाल में, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। और यहाँ पे इस नोआरखली गांव में हिंसा रुकवाने के लिए कौन गया था, तो आप याद रखोगे इसमें हिंसा रुकवाने के लिए आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गए थे। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे हिंसा रुकवाने के लिए महात्मा गांधी गए थे। तो देखिए ये थी आपकी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग से आने वाले सारे के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं, सारे मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब आपका काम है इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कांग्रेस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं लगातार, तो आप इन्हें पढ़ोगे। आने वाली क्लास में हम इस मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम आपके राष्ट्रपिता के बारे में पढ़ने वाले हैं, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे, और गौर करें मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा। तो आज के लिए आप सभी का पढ़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में, तो पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।